हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए इनकी सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। हालांकि जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियाई जिसे हम कहते हैं या एटॉमिक साइज हम कहते हैं, तो एटॉमिक साइज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डी ब्लॉक में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एलिमेंट्स है उनके साइज में क्या चेंजेस आते हैं, साइज इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होकर के डिक्रीज होते हैं, क्या क्या वेरिएशंस आता है, इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बात कर रहे थे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी भी जिसे कहा जाता है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। चलिए, तो ये बात थी एटॉमिक रेडियाई की, जिसको हमने बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। हमने क्या कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जो किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को किसी आइसोलेटेड या न्यूट्रल गैसियस एटम से निकालने के लिए लगती है ताकि वो क्या बन जाए, एक पॉजिटिव आयन बन जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा ये हमारे पास है सोडियम, कैसी फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। तो इससे जब हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हटा लेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कोई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हो सकता है लूजली बाउंड ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम कह रहे हैं कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था, हमने वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? एक पॉजिटिव आयन ये बन चुका है। इसने क्या किया है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव यहाँ से हुआ है। ठीक, सिंपल। फिर हमने बात की अगर वो गैसियस स्टेट में नहीं है तो हमें क्या करना है बच्चों? सब्लिमेशन एनर्जी से इसको क्या करना है? गैसियस में कन्वर्ट कर लेना है, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमने क्लास 11 में पढ़ी है। फिर बात करते हैं, हमने कहा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी आगे की जो फर्दर वाली आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जिसको हम बच्चों कहते हैं, हम यहाँ पर इसे कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? जैसे ये कोई हमारा एलिमेंट है, मेटल है, इससे जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो ये आ जाता है M पॉजिटिव। इसको रिमूव करने के लिए जो हमने एनर्जी दी बच्चों, वो थी आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक, आगे बढ़े, फिर इससे जो हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उसके लिए जो एनर्जी दी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी 2, और इससे जो हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उसके लिए एनर्जी दी आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 है वो बाकी की आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, बाकी की आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ऐसा क्यों होगा, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने कहा कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 है वो ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 है वो ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी 1 से। सिंपल। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह। अब ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास है 8 प्रोटॉन, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है 16 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा सेम रहेंगे। हमें क्या रिमूव करना है? इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई न्यूट्रल एटम था, अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन 16 थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर आ गया 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ गया 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ गया 13 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ गया 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ गए 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, ये तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ऐसा क्या हुआ जिससे हम कह रहे हैं कि आयनाइजेशन थर्ड जो है वो ज्यादा होगी, वो ग्रेटर होगी बाकी सारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए देखो,
अभी यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है 16 और नेगेटिव चार्ज कितना है नेगेटिव चार्ज 15 है ना। नेगेटिव चार्ज यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15 है। यानी कि और जो हमारा क्या था न्यूट्रल एटम था उसमें क्या थे बच्चों 16 जो हमारा न्यूट्रल एटम था उसमें क्या थे 16 इलेक्ट्रॉन थे और 16 ही प्रोटॉन्स थे। तो यहाँ पर जितने प्रोटॉन्स का क्या हो रहा है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वो क्या है यहाँ पर इक्वल है ना। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है ना 16 यहाँ पर प्रोटॉन्स है और 16 ही क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स है। इसका देखो पहली चीज इसका साइज भी ज्यादा होगा अगर हम साइज का कंपैरिजन करें, ठीक है। तो साइज भी क्या होगा इस वाले का साइज बच्चों ज्यादा होगा, ठीक। अब जैसे ही हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कम। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से क्या हुआ देखो पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा ही है, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए यानी कि पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा उसको क्या कर सकता है और ज्यादा जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर सकता है अट्रैक्ट कर सकता है, जिस वजह से साइज में क्या आएगा कॉन्ट्रैक्शन आएगा और साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज इस वाले के कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है। ठीक, वहीं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया यानी कि अब जो पॉजिटिव चार्ज है उनका और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो आउटर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन पर, ठीक है। अब और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से ये क्या करेगा और ज्यादा साइज को क्या कर लेगा छोटा कर लेगा, ठीक। अब यहाँ पर साइज और छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आ गए 13 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब हमने और रिमूव कर दिया तो साइज यहाँ पर और ज्यादा छोटा हो गया। यानी कि साइज की बात करें तो सब साइज का ऑर्डर ये होगा, ठीक है। लेकिन हमें तो साइज की बात करनी ही नहीं थी ना, हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड क्यों ज्यादा है, हमें तो ये बात करनी थी। देखो इससे हम साइज से समझ सकते हैं कैसे। हमने कहा यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो है बच्चों साइज क्या है ज्यादा है, यानी कि जो जेड इफेक्टिव होगा वो यहाँ पर क्या होगा जेड इफेक्टिव का ऑर्डर अगर हम लगाएं तो जेड इफेक्टिव यहाँ पर कम होगा और सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा हमारे इस वाले का, है ना। यहाँ पर जो है वो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, ठीक। यहाँ पर हमारा जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा। अब जेड इफेक्टिव के ज्यादा होने से क्या होगा देखो साइज अगर छोटा है तो उससे हुआ क्या, साइज अगर छोटा है तो वहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, अब हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कहाँ से इजी है, एक एटम है जिसका साइज इतना है और एक एटम है जिसका साइज इतना है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी कहाँ से है यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है ना। यानी कि यहाँ पर हमें जो है कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया यहाँ पर क्यों कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोटॉन्स है इन्होंने इसको ज्यादा अट्रैक्ट करके नहीं रखा हुआ, इनके बीच का अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा इसको टाइटली हेल्ड करके यानी कि टाइटली पकड़ करके नहीं रखा हुआ। इसीलिए हम यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी यानी कि इतनी मेहनत हमें यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है कम। वहीं अगर हम इस एटम की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम साइज देखते हैं तो बहुत छोटा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेंगे और बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर कैसा है ये लूजली, यहाँ पर कैसा है ये टाइटली, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है इसको बहुत ही ज्यादा अपने आप से अट्रैक्ट किया हुआ है और टाइटली हेल्ड करके रखा हुआ है, जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें यहाँ से रिमूव करना है तो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा जब आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तभी तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वहां पर साइज क्या है
बड़ा है, जिस वजह से इतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज मेन बात होती है यहाँ पर प्रोटॉन्स की, क्योंकि प्रोटॉन्स तो ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा ही कम है। आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और कम है, आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और कम है। यानी कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, ये जो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। अब एक्चुअल अट्रैक्शन पावर के बहुत ज्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने नहीं देते, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो है अपने से दूर नहीं जाने देते, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिंपल। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, अगर इतना आपको समझ में आ जाएगा तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पर वेरिएशंस आते हैं, साइज से रिलेटेड हो, आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड हो, न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड हो, आप सारे के सारे वेरिएशंस को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो इससे क्या क्या हो सकता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है यानी कि बच्चों साइज क्या होगा, कम होगा। साइज अगर कम है तो वहां पर जो Z इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा। ठीक, चलिए तो सिंपली हम लिख सकते हैं इसको, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये Z इफेक्टिव के क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। तो सिंपल सा ये हम रिलेशन यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ ऑर्डर के बारे में हमने बात की थी। जैसे कि हमने कहा था जो हमारे कॉइनेज मेटल्स है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कॉइनेज मेटल्स का ऑर्डर आप लिखिए, और सिंपली आपको ये मेटल्स जो है वो दिए भी नहीं होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉइनेज मेटल्स कौन से। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये हमारे कॉइनेज मेटल्स हैं। क्यों, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में इनको कॉइन्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ ज्यादा रिएक्टिव ये नहीं होते। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और जब हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ा था तो यहाँ पर जो हमारे ये वाले मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते एयर के साथ या वाटर के साथ। ठीक, चलिए तो सिंपल सा ये था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। और ये जो एनर्जीज की बात हम कर रहे हैं बच्चों, ये है सक्सेसिव एनर्जीज। सक्सेसिव एनर्जीज, तो सक्सेसिव एनर्जीज में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आगे वाली एनर्जी होगी, यानी कि जो I3 होगी या I4 होगी, वो ज्यादा होगी पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें पढ़ना है, वो ये है कि एस ब्लॉक मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स है हमारे पास, और हमारे पास है डी ब्लॉक मेटल्स। अगर बच्चों यहाँ पर बात की जाए आयनाइजेशन एनर्जी की, तो क्या आप बता सकते हैं कि किन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? क्या वो एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? चलिए इसे आप एक बार सोचिए। चलिए तो एस ब्लॉक मेटल, एस ब्लॉक मेटल्स और डी ब्लॉक मेटल्स में से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करती है साइज पर। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनका क्या होता है, ड्यू टू स्मॉलर साइज, इनका साइज स्मॉल होने की वजह से, किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक मेटल्स की बात करें तो डी ब्लॉक मेटल्स का साइज स्मॉल यानी कि छोटा होने की वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है
वो क्या है, ज्यादा है, किससे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के या एस ब्लॉक मेटल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए, तो कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में आपको बताना है ऑर्डर किसका जो है, आपको साइज का ऑर्डर आ सकता है या आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ सकता है, तो आप सिंपली इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में और एटॉमिक रेडिया के बारे में बात कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर देख लेने हैं, इनको थोड़ा हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। चलिए, ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, देखो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, जैसे कि हमने बात की, न्यूक्लियर चार्ज कहा जा रहा है जेड इफेक्टिव को। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव, अच्छा हमने दो तरह की चीजें पढ़ी थी, एक जेड इफेक्टिव, एक शील्डिंग इफेक्ट। दोनों ही क्या है, डिफरेंट है ना, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों क्या है, डिफरेंट है। जेड इफेक्टिव क्या है कि न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को या हम कहें टारगेट इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है उसे कहा जाता है जेड इफेक्टिव, है ना, या हम कहें एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस बाहर वाले, या न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, टारगेट इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही है, रिपल्शन भी और अट्रैक्शन भी। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो रिपल्शन शो करेंगे, जिसे हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या, ये अच्छी शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अच्छे से रिपल्शन नहीं कर रहे, या वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर रहे, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ जाता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि जेड इफेक्टिव यहाँ पर क्या है, डोमिनेट कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से देयर इज एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर, जो कि हम बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि साइज कम होता है, जिस वजह से न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती। इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज give some guidance concerning the relative stabilities of oxidation state। अच्छा, इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। अगला है ऑल्दो द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीजेस। देखो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जिसको हम कह रहे हैं IE1, ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इन जनरल इंक्रीजेस, जनरल क्या करती है, इंक्रीज करती है। मैग्नीट्यूड of the increase in the second and third ionization enthalpy for the successive elements in general is much higher। तो जैसे कि ये ऑर्डर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से। एंथैल्पी कहें एनर्जी कहें, बात एक ही है, ठीक है, एनर्जी या एंथैल्पी से, ठीक है, इन ईच ग्रुप। ऐसा क्यों होगा, ये वाली ज्यादा क्यों होगी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। किस वजह से, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, हम कह सकते हैं साइज की वजह से, हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो बहुत सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है कि यहाँ पर कौन सा वाला पॉइंट हमें यहाँ पर देना है। ठीक, चलिए, तो ये बात भी हो गई क्लियर। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है उनको हम डिस्कस बच्चों कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी इज प्राइमरली ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से। दूसरी चीज, ट्रांजिशन इन्वॉल्व द, अच्छा इस वाले पॉइंट्स को भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या करता है, n-1d के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, इन्वॉल्व कर लेता है। इंक्रीज इन न्यूक्लियर पार्शियली कैंसल बाय द इंक्रीज इन स्क्रीन, चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, ये कुछ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है इन 5d सीरीज इनफेक्टिव शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन। डिस्कस हम इसको कर चुके हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस बच्चों कर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि स्कैंडियम की अगर हम बात करें, ठीक है, चलो इसको समझते हैं स्कैंडियम के एग्जाम्पल से। स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पहले का इलेक्ट्रॉनिक, लास्ट का लिखते हैं 3d1 और 4s। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3d1 4s2, यहाँ पर अगर हम देखें तो s के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1, और एक भी कर सकता है तो +1 हो सकती है ना, 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो +2। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि d और s, देखो यहाँ पर क्या है, ये है n-1d और ये क्या है ns। तो ये जो n-1d और ns के बीच का जो एनर्जी गैप है, इनके बीच का क्या है जो एनर्जी गैप है, वो बहुत कम होने की वजह से ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, ये जो n-1d वाला है ना, वो भी क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये क्या शो कर सकता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर सकता है ना। 2 जाएंगे अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो +2, अगर इनमें से एक ही जाएगा तो +1, और अगर ये भी जाएगा तो 2 और 1 ये क्या होगा 3, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। तो अब हमें समझ में आया कि ये अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो इसका रीजन यही है। कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे डी ऑर्बिटल जो हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर n-1d और ns दो, यानी कि d और s दोनों के एलिमेंट्स क्या करते हैं, दोनों ही बच्चों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता है। ठीक है, चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर। डी ब्लॉक एलिमेंट shows variable oxidation states। ठीक है, समझ में आया क्यों शो करते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए पहले। चलिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि इन दीज एलिमेंट द एनर्जी डिफरेंस of n-1d and ns orbitals is very low, या हम लेस भी कह सकते हैं, इज वेरी लेस या वेरी लो। सो बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो दोनों ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सिंपल हमने बात की, हम ये कह सकते हैं कि दीज एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात होगी। द एनर्जी डिफरेंस ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल इज वेरी लो या लेस। तो यहाँ के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या बहुत कम है। तो बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जिस वजह से दोनों ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ड्यू टू विच इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दोनों के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल यानी कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्कैंडियम में ही देख लिया कि +2 +1 +3 इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो हो रही है। ठीक, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। फिर कुछ 3D एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं।
चलिए, तो 3D के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। अच्छा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 और 3D10 4s2। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शनल केसेस दिख रहे होंगे कि क्रोमियम और हमारा कॉपर, ये दोनों क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्यों, स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि स्कैंडियम क्या करता है, या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर हम टाइटेनियम को देखें तो टाइटेनियम बच्चों +2 ऑक्सीडेशन शो करेगा, +3 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है। वेनेडियम की बात करें तो +2, +3, +4, +5। क्रोमियम की बात करें तो +2, +3, +4, +5 और +6। मैग्नीज की बात करें तो +2, +3, +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे क्रोमियम में है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आयरन की। यहाँ पर शो करता है बच्चों +2, +3, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की बात करें तो +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन ये स्टेट शो करता है। अच्छा, यहाँ पर और ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करता? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3D5। अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से ये इतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लास्ट में जिंक हमारा सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जिंक हमारा ओनली मेटल है, तो ये आपको नोट कर लेना है कि जिंक हमारा ओनली मेटल है बच्चों, जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अच्छा, जिंक के बारे में एक और बात हमें पता है, जिंक हमारा ओनली मेटल है जो सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और दूसरी चीज, जिंक क्या है बच्चों, जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक, चलिए, क्यों नहीं है वैसे हमने डिस्कस कर लिया था, अब बाकी आगे भी हमें ये डिस्कस करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।